आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले जो लास्ट वीडियोज है उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी सिस्टम के पास, किसी भी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब किसी सिस्टम पर या किसी बॉडी के ऊपर किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के वर्क किया जाता है, तो वो जो वर्क है दैट वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी है और इसको मैं ऐसे ऊपर लिफ्ट करता हूँ। इसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। ये जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लगा रहे हैं। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो वर्क कर रहे हैं वो एक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने अपना मस्कुलर फोर्स लगाया और इस पर वर्क किया। ओके, तो ये जो वर्क हमने इस पर किया है वो इस बॉडी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, ये बॉडी सिंगल नहीं है, इस बॉडी के साथ एक बॉडी और कनेक्टेड है, डेट इज़ आवर अर्थ। हमारा अर्थ और ये बॉडी, ये दोनों मिलके एक सिस्टम बना रही है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने का काम कौन कर रहा है? अर्थ कर रहा है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम अपना फोर्स लगाते हैं और इस पर वर्क करते हैं। तो यानी हमने इस पर जो वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के इसमें स्टोर हो जाता है। वो पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के पास आ जाती है। सिस्टम मतलब इस बॉडी के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास और साथ ही साथ अर्थ के पास। तो अर्थ और ये चौक, ये ऑब्जेक्ट मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, वो एनर्जी उस सिस्टम के पास आ जाती है। अब इस एनर्जी को जो भी यूज में लेना चाहे वो यूज में ले सकता है। ओके, तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं। वेन एवर वी डू वर्क अगेंस्ट ए फोर्स देन द वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम बहुत सारे चार्जेस को असेंबल करते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं या एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। एक दूसरे के पास ला रहे हैं, सपोज सिमिलर नेचर के चार्जेज हैं, उनको एक दूसरे के पास ला रहे हैं, तो रिपल्शन के फोर्स के अगेंस्ट हम फोर्स लगा के वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को। सिस्टम के अंदर हमारा जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया। ऐसे ही अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं, उनको अगर हम सेपरेट करते हैं, दूर ले जाते हैं एक दूसरे से, तो फिर हम क्या करते हैं? वहाँ पे उनके अट्रैक्शन वाले फोर्स के अगेंस्ट हम अपना फोर्स लगा के वर्क करते हैं। तो उस केस में भी हम क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं। तो चार्जेस को सेट करने में, चार्जेस को असेंबल करने में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम जो वर्क करते हैं वो वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे हम जो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो, उसके लिए जो हमने यहाँ पे चार्ज का सिस्टम चूज़ किया है, जो चुना है, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। We know that electric dipole is a combination of two equal and opposite charges which are separated by a finite distance and the distance is fixed. Fixed distance से मतलब है कि अगर एक चार्ज को हम डिस्प्लेस करते हैं तो पीछे वाला चार्ज भी उसके साथ में डिस्प्लेस होगा, क्योंकि मेंटेन रखना है उनको अपने बीच की डिस्टेंस को। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके बीच की डिस्टेंस जो भी है, हम जो भी डिस्टेंस लेते हैं दैट इज़ फिक्स्ड डिस्टेंस। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड अभी तक हमने क्या क्या बातें पढ़ी है? इलेक्ट्रिक डायपोल अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो हमने पढ़ा, एक्सिस के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, एट ए जनरल पॉइंट। ओके, ऐसे ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस इलेक्ट्रिक डायपोल का अपना एक पोटेंशियल होता है, ये भी हमने पढ़ा है। यानी अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के पास में कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे इनफाइनाइट से, तो उस पर हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो उस फोर्स के अगेंस्ट अपना फोर्स लगा के हम अगर कोई चार्ज लाएंगे तो हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। यानी इसकी सराउंडिंग में, इलेक्ट्रिक डायपोल की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पड़ा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किसी दूसरे के, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा और हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये रोटेट करता है बिकॉज ऑफ टॉर्क, तो हमने टॉर्क भी पढ़ा इसके ऊपर। अब उस टॉर्क के कारण यहाँ पे हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे, उस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। जैसे ही हम डायपोल को रखेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोटेट करेगा। तो ये जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम अपना टॉर्क लगा के इस पर वर्क करेंगे। तो वही बात हो गई, हम जब किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पोटेंशियल एनर्जी देते हैं सिस्टम को। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, जब हम किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क के अगेंस्ट अपना वाला टॉर्क लगा के ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? उस पर वर्क करेंगे।
लीनियर मोशन के अंदर वर्क को हम डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर रोटेशनल मोशन है तो वहाँ पे वर्क को हम कैलकुलेट करते हैं टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस कर दिया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो वर्क डन तो हम दोनों में कैलकुलेट कर सकते हैं, विथ हेल्प ऑफ फोर्स एंड विथ हेल्प ऑफ टॉर्क। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर जो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जो नेट फोर्स होता है इलेक्ट्रिक डायपोल पे, वो हमें पता है कितना होता है, 0 होता है। इस कारण से इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन नहीं करता है, ओनली रोटेशनल मोशन करता है। ओके, वो सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हम टॉर्क को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इसकी नेचुरल जो इसकी रोटेशन की टेंडेंसी है, उसके अपोजिट अपना वाला टॉर्क लगा के हम इसको रोटेट करेंगे और इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो जो वर्क हम करेंगे वो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क के अगेंस्ट करेंगे। ओके, तो इसलिए हमारा जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। अब एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक डायपोल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके लिए हमें दो तरह से वर्क करना पड़ता है। पहला तो इनफाइनाइट से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके आएंगे, तो उसके ऊपर कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर लाके उसको हमें रोटेट करना है, तो दूसरा वर्क वहाँ पे करना पड़ेगा। तो जो उसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक डायपोल के पास, उसके लिए कौन कौन से वर्क डन रेस्पॉन्सिबल होंगे? तो पहला है द वर्क डन इन मूविंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इनफाइनाइट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, and second the work done on the electric dipole in rotating it against its natural tendency of rotation। ओके, तो इन दोनों वर्क डन को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो इसके लिए शुरुआत करते हैं। वी कंसीडर, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing an electric dipole from infinite to an external electric field, the amount of work done in bringing an electric dipole from infinite to an external electric field parallel to it without any acceleration and the work done on the dipole in rotating it without any angular acceleration against its natural tendency of rotation. These work done on the electric dipole in placing and assembling in the external electric field
against its electrostatic force and electrostatic torque is stored as the electrostatic potential energy of the electric dipole. ओके, डेफिनेशन काफ़ी लेंदी है, बट रिमेंबर दिस, ज़्यादातर बुक्स में या ज़्यादातर टीचर्स यही कराते हैं कि दो डिफरेंट डेरिवेशन कराते हैं, एक वर्क डन ऑन द डाइपोल और एक पोटेंशियल एनर्जी ऑन द डाइपोल। हम एक ही डेरिवेशन कर रहे हैं और उस एक डेरिवेशन में हमारा दोनों काम हो जाएगा। ओके, सो थोड़ी सी लेंदी डेरिवेशन है, बट इसमें पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो रिमेंबर दिस, मैं एक बार बोल देता हूँ अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इनफाइनाइट टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इट विदाउट एनी एक्सीलरेशन, and the work done on the dipole in rotating it without any angular acceleration against its natural tendency of rotation. These work done on the electric dipole in placing and assembling in the external electric field against its electrostatic force and electrostatic torque is stored as the electrostatic potential energy of the electric dipole. So इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एनर्जी कैसे आएगी, ध्यान रखिए। पहला काम क्या करना है, एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब हम समझ चुके हैं वर्क डन, वर्क डन को ही हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके, तो पहले हम इनफाइनाइट से डाइपोल को पकड़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे, पहला वर्क डन। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके फिर हम उसको कैसे असेंबल कर रहे हैं, असेंबल यानी उसको किस पोजीशन में रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको जिस पोजीशन में हम रखना चाहते हैं उस पोजीशन के लिए उसके ऊपर हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो लाने में और असेंबल करने में, प्लेस करना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इनफाइनाइट से लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे। ओके, और दूसरा फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में असेंबल करेंगे। तो दो वर्क डन हो गए। इन दोनों वर्क डन को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं। सो अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, रिमेंबर दिस, यहाँ पे जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं डेट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम जो भी कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी consisting two equal and opposite charges separated by a fixed distance 2L and it is placed in an external uniform electric field in vacuum. ओके, सो रिमेंबर दिस, यहाँ पे हम कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ड्राइंग होती है वो कैसी होती है, ऑल लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल लाइंस विल हैव सेम गैप, इक्वल गैप्स इन बिटवीन देम। सब लाइंस के बीच का गैप सेम होगा और सब आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे, हर लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन सेम होती है, इक्वल होती है। ओके, नाउ
इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कहाँ है उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है तो केवल उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से। सो फॉरगेट अबाउट द सोर्स। नाउ वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड इट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देखिए यहाँ पे दो काम करने हैं, पहले तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल लेके आना है हमें, ओके, फिर उसको यहाँ पे लाके असेंबल करना है, कैसे पोजीशन में रखना चाहते हैं। तो हम चाहें तो दोनों में से कोई सी भी डेरिवेशन पहले चूज कर सकते हैं। पहले हम असेंबलिंग वाली कर लेते हैं, बाद में प्लेस करने वाली कर लेंगे, या पहले प्लेस करने वाली कर लीजिए, इनफाइनाइट से यहाँ पे डाइपोल को ले आइए, उसको उसकी डेरिवेशन कर लीजिए, फिर असेंबल कर देंगे तो उसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। तो टोटल हमें दो वर्क डन करने हैं, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसमें लेके आना है, वो वर्क डन पहला, फिर लाने के बाद उसको रोटेट करना है, उसका वर्क डन, असेंबल करना है, उसकी एक पोजीशन बनानी है। ओके, तो दो वर्क डन है, तो हम पहले ये वाली ले लेते हैं। ओके, सो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम क्या है, ए बी। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और ए पे चार्ज रखा है -q, बी पे चार्ज रखा है +q। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस। ओके, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, और मान लेते हैं हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, इसका एंगल है थीटा। एक चीज़ और, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एक फिजिकल क्वांटिटी और होती है जो इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी स्ट्रेंथ को शो करती है। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी अपनी सराउंडिंग में कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अपनी सराउंडिंग में कितना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बनाता है, वो हम कैसे पता करते हैं, उसकी डाइपोल मोमेंट से। तो हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी और बना रखी है, डेट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, और इसको शो करते हैं P से। P वेक्टर होता है ये Q इंटू 2L वेक्टर फॉर्म में, और अगर इसको नॉर्मल लिखना चाहें स्केलर फॉर्म में तो सिंपल 2QL। सो दिस इज डाइपोल मोमेंट, और ये वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसकी लेंथ कितनी है 2L। द लेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल 2L। नाउ जैसे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो सबसे पहले क्या चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे और नेगेटिव चार्ज पे, इन दोनों पे सेम टाइम पे, सेम इंस्टेंट पे, सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, क्योंकि दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाने का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम वही है जो यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। F इज इक्वल टू Q इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज पे ये वाला फोर्स काम करता है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कैसा काम करता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें पता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, -QE। सो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अपोजिट है, इसलिए दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन राइट हैंड साइड में, नेगेटिव चार्ज पे डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड को पॉजिटिव ले लिया हमने तो ऑब्वियसली नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ओके, बट मैग्नीट्यूड कैसा है दोनों का, सेम। F इज इक्वल टू Q इंटू ई, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। ओके, नाउ तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम इस पे ऑब्जर्व करते हैं कि इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, और दोनों फोर्सेस देखिए कैसे हैं। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग एट द सेम इंस्टेंट, ओके, एंड बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक सिंगल बॉडी कंसीडर करते हैं तो इस सिंगल बॉडी पे दो डिफरेंट पॉइंट्स पे ये फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स काम कर रहा है ए पॉइंट पे रखे चार्ज पे, और दूसरा फोर्स काम कर रहा है बी पॉइंट के ऊपर रखे चार्ज पे। ओके, तो याद कर लीजिए वापस से तीनों कंडीशन, बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग एट द सेम टाइम, सेम इंस्टेंट, सेम मोमेंट, एंड बोथ आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सिंगल बॉडी। ओके, तो जब फोर्सेस इस तरह से एक्ट करती है तो हम कहते हैं कि इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। सो देखिए, नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल
विल बी 0। एफ नेट कितना है 0। ओके इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है 0, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना लगा 10 माइनस 10। इस वाले को पॉजिटिव लिया तो इस वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर 0। सो जब नेट फोर्स 0 होता है सो वी नो डैट फोर्स की डेफिनेशन क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। सो इफ देर इज नो फोर्स, नेट फोर्स अगर 0 है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। सो इसके पास लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी। अगर लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी तो ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, यानी ये डायपोल ऐसे नहीं चलेगा। सपोज दिस इज डायपोल, तो ये डायपोल ऐसे नहीं चलेगा, ना ही ऐसे चलेगा, ये एक लीनियर मोशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ गया 0। ओके सो रिमेंबर दिस, नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी 0, देयरफॉर it won't have any translatory motion. Okay, but as shown in the figure, the two equal and opposite forces are acting at different points of the dipole. Therefore, this couple of forces will create torque. And due to this torque, the electric dipole will start rotating in clockwise direction. ओके सो ये दोनों फोर्सेस के कारण इस पे नेट फोर्स कितना आया 0। नेट फोर्स 0 ने कारण ये लीनियर मोशन नहीं करेगा, बट ये दोनों फोर्सेस मिलके टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं। टॉर्क कब बनता है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको घुमाना है हमें, तो हमें किसकी ज़रूरत है, टॉर्क की ज़रूरत है। तो टॉर्क कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी। इस ए पे फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, उसी इंस्टेंट पे बी पॉइंट पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। दोनों फोर्सेस इक्वल है, अपोजिट है, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। देखिए नेट फोर्स 0 होना और टॉर्क का क्रिएट होना, दोनों की कंडीशंस कैसे हैं देखिए। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं, और दोनों ही फोर्सेस एक बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट्स पे, दो अलग अलग पार्ट पे काम कर रही हैं। ओके तो दो कंडीशन तो फुलफिल होगी। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग हियर, both are acting, second point both are acting at different points of the body, और third point both are acting at the same instant. ओके तो तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती है तो क्या बनता है, टॉर्क बनता है, यानी ये ऑब्जेक्ट घूम जाएगा। ये जो ए पॉइंट है इसकी नई पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ ए बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, एंड दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ बी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो ये ऐसे हो जाएगा, घूम गया। फिर वापस से अगर इधर 10 न्यूटन लगता है तो इधर भी 10 न्यूटन लगता है,
अगर अगेन यही चीज़ रिपीट होती है तो वापस से इन दोनों को नई पोजीशन मिलेगी, और इनकी नई पोजीशन के कारण ये ऐसे हो घूम जाएगा। तो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर कुछ देर बाद ऐसे हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। अगर ये फोर्स कंटिन्यूसली अपने आप को ऐसे ही मेंटेन कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये रोटेट करता है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, ये रोटेट करता है। उस फिक्स पॉइंट के फिक्स पॉइंट्स को हम कहते हैं, अगर उसमें से एक लाइन ड्रॉ करें, इस फिक्स पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो इस मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो वो कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके इधर हमने बीच में कील गाड़ दी ठोक के, और इधर से हमने फोर्स लगाया, इधर से हमने 10 न्यूटन लगाया, इधर से 10 न्यूटन लगाया, तो ये क्या करेगा, घूमेगा। और किसके अबाउट घूमेगा, इसके अबाउट घूमेगा जहाँ कील लग रही है। तो जो कील है जो इस प्लेन के जिसके ऊपर ये मूव कर रहा है, यानी प्लेन ऑफ रोटेशन, उस प्लेन के कैसा है कील, परपेंडिकुलर, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ओके, सो टॉर्क क्रिएट करने की कंडीशन क्या है, याद कर लीजिए। 3 कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती है तो टॉर्क क्रिएट हो जाता है, और अगर इनमें से 3 कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो टॉर्क डेवलप नहीं होगा। टॉर्क डेवलप नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा, वो लीनियर मोशन करेगा। देखिए पहली चीज़ दोबारा से, टॉर्क क्रिएट करने की 3 कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है बोथ फोर्सेज शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। दूसरी कंडीशन है बोथ फोर्सेज शुड एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तीसरी कंडीशन है बोथ फोर्सेज शुड एक्ट एट द सेम टाइम। ओके, तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो टॉर्क बन गया। अब नेट फोर्स 0 कब होता है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे इधर से हमने एक जना खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स से, इधर से एक जना खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स से, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो ये लीनियर मोशन नहीं करेगा। अगर ये फोर्स को थोड़ा नीचे ले आते हैं 10 न्यूटन, तो ये लीनियर मोशन नहीं करेगा। इस फोर्स को अगर हम ऊपर ले जाते हैं 10 न्यूटन, तो भी लीनियर मोशन नहीं करेगा। ओके, तो लीनियर मोशन तो किसी भी कंडीशन में नहीं कर रहा, क्योंकि तीनों ही कंडीशन में नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0। ओके, नेट फोर्स 0 ना हो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि या तो इस पर ये एक सिंगल फोर्स काम कर रहा हो, ओके, या फिर इसके ऊपर अगर कोई दूसरा फोर्स काम कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका मैग्नीट्यूड इससे डिफर होना चाहिए, अलग होना चाहिए। या तो ये ज़्यादा हो, 11 न्यूटन हो, तो 11 न्यूटन इस तरफ, 10 न्यूटन इस तरफ, तो इधर रिमेनिंग में कितना आ गया, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स के कारण ये एक्सीलरेट करेगा, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना मिल गया, 1 न्यूटन। तो नेट फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो ना हो उसके लिए कंडीशन यही है कि या तो दोनों फोर्सेस अपोजिट ना हो, इक्वल ना हो, अपोजिट ना हो, या अगर इक्वल है अपोजिट है तो अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, यानी इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब जाके नेट फोर्स हमें नॉन जीरो मिलेगा। ओके, और टॉर्क कब क्रिएट होगा, जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे और डिफरेंट पॉइंट पे काम कर रहे होंगे। ध्यान रखिए, अगर ये फोर्सेस, ये 10 न्यूटन लग रहा है और ये 10 न्यूटन लग रहा है, अगर ये दोनों फोर्सेस पास आ गए, ये यहाँ आ गया 10 न्यूटन और ये वाला 10 न्यूटन यहाँ आ गया, अब भी रोटेट करेगा। अब देखिए ये 10 न्यूटन यहाँ आ गया और ये 10 न्यूटन यहाँ आ गया, क्या अब ये रोटेट करेगा, अब ये रोटेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमारी एक कंडीशन इसमें गायब है। अभी भी दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अभी भी दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, जो पहली कंडीशन थी दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि दोनों फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे काम करनी चाहिए, लेकिन देखिए अब दोनों एक सिंगल पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अगर एक सिंगल पॉइंट पे काम करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को घुमा नहीं पाएंगे, रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो नेट फोर्स तो 0 है ही है, और साथ ही साथ टॉर्क भी कितना है, नेट टॉर्क 0। ओके, तो याद रखना है टॉर्क को डेवलप होने के लिए जो 3 कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हो रही है क्या, देखिए पहली कंडीशन बोथ फोर्सेज शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। देखिए दोनों फोर्सेज इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है डायरेक्शन में, ये प्लस क्यू ई, ये माइनस क्यू ई। पहली कंडीशन कंप्लीट होती है। सेकंड कंडीशन, दोनों फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे काम करनी चाहिए, बिल्कुल ए पे काम कर रही है ये वाली फोर्स और वो वाली फोर्स बी पे काम कर रही है, अलग अलग पॉइंट पे काम कर रही है, ए की बॉडी के 2 अलग अलग पॉइंट पे काम कर रही है। तीसरी कंडीशन, सेम टाइम पे काम कर रही है फोर्सेस, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे जो स्प्रेड हुआ है वो क्या है, सेम हुआ है।
ऐसे नहीं है कि पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, फिर यहाँ बनता है, फिर यहाँ बनता है, यहाँ बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बना हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे डायपोल को लाके रखा तो प्लस क्यू चार्ज पे और माइनस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा वो सेम टाइम पे काम करेगा। तो हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब इस पर टॉर्क काम करेगा, टॉर्क लगेगा। ये दोनों फोर्सेस मिलके नेट फोर्स तो जीरो हो गया, बट नेट टॉर्क यहाँ पे बन गया। नेट टॉर्क बनने के कारण ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और इसकी नेचुरल जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज। और आप ये देख सकते हैं ये वाला फोर्स इधर ले जाएगा बी पॉइंट को, और ये वाला फोर्स ए पॉइंट के इधर ले जाएगा। तो कुछ समय बाद हमें बी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे दिखे और ए पॉइंट यहाँ दिखे, तो नई पोजीशन ऐसी आ जाएगी। फिर फोर्स लगेगा तो ये यहाँ आ जाएगा और ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर ये नई पोजीशन आ जाएगी डाइपोल की। तो हम क्या देखते हैं, ये ऐसे रोटेट करता है। और कब तक रोटेट करेगा, जब तक ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ए की डायरेक्शन में होंगे। यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा तो इसका रोटेशन रुक जाएगा। ओके, फिर हमें एक्स्ट्रा वर्क लगा के इसको रोटेट करना पड़ेगा, और वही काम हम यहाँ करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी देने के लिए इसको हमें इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, जो इसका नेचुरल टॉर्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क, उसके अगेंस्ट अपना वाला टॉर्क लगा के इसको रोटेट करना है। तभी तो हम कहते हैं कि फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी देंगे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। वैसे ही टॉर्क के अगेंस्ट अपना वाला टॉर्क लगाएंगे और इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसकी नेचुरल टेंडेंसी है क्लॉकवाइज, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ओके, तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखने से क्या चीज डेवलप होती है, टॉर्क। ओके, अब ये टॉर्क होता कितना है देखिए, इस टॉर्क की डेरिवेशन हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। ओके, सो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल is equal to torque is equal to dipole moment into electric field into sin theta. Torque is a vector quantity, dipole moment is a vector quantity, electric field is a vector quantity। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, तीनों वेक्टर्स होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इस वेक्टर का हमने कौन सा फॉर्म लिखा, स्केलर फॉर्म लिखा। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो टॉर्क है ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क, और उसके कारण ये क्लॉकवाइज घूमता है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्या लगा के, टॉर्क लगा के। नाउ वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन रोटेटिंग इट in anti-clockwise direction from angle θ1 to θ2। ओके, देखिए नाउ वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन रोटेटिंग इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2 बाय एक्सटर्नल टॉर्क। देखिए θ1 θ2 क्या है, मान लेते हैं इसको जिस पोजीशन में रखा है अभी वो एंगल θ1 है, फिर इसको किस नई पोजीशन पे ले जा रहे हैं हम, वो वाला एंगल कितना है, θ2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हमने इसको ऐसे रखा डाइपोल को θ1 एंगल पे, अब इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और अब इसको कहाँ ले जा रहे हैं, नई पोजीशन पे, विच इज़ θ2। सो θ1 से θ2 ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके, नेचुरल जो इसका टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्लॉकवाइज, और हम हमारा जो टॉर्क लगा रहे हैं वो किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, इसके अगेंस्ट। नेचुरली अगर हम इसको फ्री छोड़ें डाइपोल को तो ये किस तरफ जाना चाहता है, ई की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहता है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहता है। ओके, लेकिन हम वर्क करना चाहते हैं इसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर, क्यों, क्योंकि हम इसको पोटेंशियल एनर्जी देना चाहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हम तभी इसको दे पाएंगे जब हम इसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट अपना वर्क करेंगे। तो हम कैसे ले जाएंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज।
इसका टॉर्क जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क, उसके अगेंस्ट हम अपना एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे, एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से हम इसको θ1 से θ2 एंगल ले जाएंगे। तो हम यहाँ से θ1 से θ2 में जो टोटल वर्क डन है वो फाइंड आउट कर लेंगे, और वही वर्क डन क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अब देखिए θ1 से θ2 वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम क्या करते थे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ले जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए टोटल वर्क डन बताइए। तो हम क्या करते थे, पहले छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन निकालते थे, फिर उसको कैलकुलस की हेल्प से या इंटीग्रेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते थे फॉर कंप्लीट लेंथ। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे डी थीटा। फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल, द वर्क डन विल बी स्मॉल। छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी कैसा होगा, छोटा सा होगा। सो फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा द वर्क डन will be small dw. So dw is equal to फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह यहाँ पे कौन काम कर रहा है, टॉर्क। फोर्स का रोल कौन प्ले करेगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का रोल कौन प्ले करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, क्योंकि रोटेशनल मोशन की बातें हो रही है यहाँ पे, लीनियर मोशन की बात नहीं हो रही। सो दिस इज फॉर स्मॉल वर्क डन। नाउ फॉर कंप्लीट वर्क डन, for complete work done in rotating from initial position θ1 to final position θ2 ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, dw का इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया w, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा θ1 से θ2, और टॉर्क की वैल्यू हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 PE साइन थीटा डी थीटा। ओके, नाउ P डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। PE को पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना, PE नॉट पोटेंशियल एनर्जी। P स्टैंड्स फॉर डायपोल मोमेंट, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी तो ये बनेगा, देखिए कैसे, P और E डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कांस्टेंट है। डायपोल मोमेंट क्या है, 2QL, चार्ज का मैग्नीट्यूड हम चेंज नहीं कर रहे, लेंथ हम चेंज नहीं कर रहे इसके बीच की, तो डायपोल मोमेंट कांस्टेंट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो लिया है उसको चेंज नहीं कर रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ। तो दीज टू आर कांस्टेंट, सो देयरफॉर दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इंटीग्रेशन, दे विल कम आउट। सो PE बाहर आ गया, θ1 से θ2, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। ओके, ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी, इक्वेशन 1 से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन देखिए कितना होता है, सो वर्क डन इज इक्वल टू PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट्स लगा दीजिए, अपर लिमिट θ2, लोअर लिमिट θ1। ओके, सो दिस विल बी PE माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस माइनस ऑफ कॉस θ1। यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स का आपको ध्यान रखना है। PE माइनस कॉस θ2 यहाँ आ गया, और फिर माइनस इसके साथ था, और माइनस तो आता ही नहीं जब हम लिमिट्स रखते हैं तब। ये लिमिट्स रखते वक्त का माइनस है, और ये माइनस जो है वो कॉस थीटा के साथ था, वो वाला माइनस है।
ओके, तो अंदर क्या रह गया, माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1. सो दिस इज PE cos theta 1 minus cos theta 2. So this is the work done. So this is the work done on this electric dipole in rotating it okay. So this is the work done. Okay, now अब इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं. अब देखिए ये जो वर्क डन निकला है ये कौन सा निकला है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, उसकी हमने पोजीशन चेंज करी. इनिशियल पोजीशन उसकी थी थीटा 1, नई पोजीशन पे लेके गए थीटा 2. थीटा 1 और थीटा जो होता है वो पोजीशन होता है. ओके, रिमेंबर दिस.